प्रिय बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार, प्रवक्ता भूगोल, अटल बिहारी इंटर कॉलेज भूगोल प्रयोगात्मक कक्षा 11 की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैं कक्षा 11 के अध्याय 7 सुदूर संवेदन के परिचय के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछले अध्याय में वायु फोटोग्राफी के बारे में पढ़ा ही होगा, तो आप लोगों ने देखा जो हमारे नेत्रों की अवलेखन क्षमता होती है, जो हमारे नेत्रों के ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसी का जो है एक विस्तृत रूप सुदूर संवेदन है। तो आइए सुदूर संवेदन के शिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो शिक्षण के जो प्रमुख बिंदु हैं, पहला है सुदूर संवेदन का परिचय, दूसरा है सुदूर संवेदन के उपयोग, तीसरा है सुदूर संवेदन की अवस्थाएं, चौथा है संवेदन एवं संवेदकों की भेद, पांचवा है संवेदन विभेदन और छठा है आकारोत्पाद तथा सातवां है प्रतिबिंब निर्वचन के तत्व। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुदूर संवेदन के परिचय के बारे में। सुदूर संवेदन क्या है? सुदूर संवेदन को अंग्रेजी भाषा में रिमोट सेंसिंग कहा जाता है और सुदूर संवेदन का सामान्य अर्थ है कि बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हुए, सीधे संपर्क में आए हुए उसके बारे में आंकड़े संग्रह करना। वर्तमान वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में सुदूर संवेदन का तात्पर्य आकाश में स्थित किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वह हवाई जहाज हो, उपग्रह हो या कोई गुब्बारा हो, उससे जो है किसी भूभाग का चित्र लेना। यह एक ऐसी उन्नत विधा है जिसके माध्यम से हम ऊंचाई पर जाकर बिना किसी भौतिक संपर्क के पृथ्वी के धरातलीय स्वरूपों और संसाधनों का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। सुदूर संवेदन का शाब्दिक अर्थ है दूर से सूचना को प्राप्त करना, अर्थात किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए उसके बारे में सूचना प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। वास्तव में अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं या आंखों से पहचानते हैं, उन सब में सुदूर संवेदन का नियम लागू होता है। जैसे वर्तमान समय में इस समय हम लोग जो ये स्क्रीन को देख रहे हैं, इसमें सुदूर संवेदन का नियम लागू हो रहा है। आप इसको एक समझ सकते हैं, यह रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन का प्रोसेस दिया गया है। आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे, इसमें दिया गया है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। तो धरातल पर सूर्य का प्रकाश ही एक माध्यम है सबसे बड़ा ऊर्जा का। और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है और ये हमारा धरातल है पृथ्वी। ये देखिए पेड़ पौधे और वनस्पतियां और घर इमारत आदि बने हुए हैं। उसके बाद जो है ऊपर चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। सैटेलाइट क्या कर रहा है? इनको कैच कर रहा है यहाँ से, और वो डाटा जो है रिसीवर को, पांचवें नंबर पे आप देखिए डाटा रिसीवर लगा हुआ और यहाँ से सूचनाओं को वहां प्रेषित करता है। और छठे नंबर पे जो कंप्यूटर एनालिसिस किया जाता है। तो कहने का मतलब एक चक्र है, एक क्रम से ये सिस्टम से चलता है। आगे हम देखेंगे सुदूर संवेदन का उपयोग। तो सुदूर संवेदन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है वर्तमान समय में। हम डालेंगे नजर कृषि के क्षेत्र में, फसलों के उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना, कृषि मौसमी सेवाएं और फसल आपदा की निगरानी करना। नगरीय विकास के क्षेत्र में, तो नगरीय विकास के क्षेत्र में भी देखेंगे नगरों का मास्टर प्लान तैयार करना। इसके अलावा शहरों के निर्माण के लिए आधारभूत नक्शा बनाना। और मानचित्रण के क्षेत्र में देखेंगे तो मानचित्रण के क्षेत्र में जो बड़े बड़े मानचित्र बनाए जाते हैं उसमें उपयोगी है। उपग्रह आधारित जो स्थलाकृतिक नक्शे बनाए जाते हैं उसमें सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उपयोग, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन और आदि। इसके अलावा जो है तमाम मौसमी सूचनाओं को प्राप्त करने में सुदूर संवेदन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदन के माध्यम वर्तमान में सुदूर संवेदन के तमाम माध्यम हैं। तो प्राचीन काल में गुब्बारे का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में आपने देखा होगा कि ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लोकल स्तर पर किया जा रहा है। हवाई जहाज विशेष कार्य के लिए उपयोगी है और इसमें मेंटेनेंस की सुविधा भी है। कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से जो है यह लंबे समय तक उपयोगी है। शादी विवाह में आप लोग देख रहे होंगे इस समय कि ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल सर्वाधिक किया जा रहा है। तो यह सुदूर संवेदन का एक रूप है। सुदूर संवेदन की अवस्थाएं, ऊर्जा का स्रोत, जैसा कि इसमें लिखा है ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो धरातल पर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। सुदूर संवेदन में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। किसी भी वस्तु एवं स्वभाव के विषय में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फ्लैश गन तथा राडार में प्रयुक्त ऊर्जा।
स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण। तो जो स्रोत है, सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक पृथ्वी धरातल पर पहुंचती है। इस ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। ऊर्जा तरंगों की लंबाई, इसको तरंगदैर्घ्य भी कहा जाता है, वह आवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के रेखांकन को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम में के आकार, तरंगदैर्घ्य व उनकी आवृत्ति के आधार पर ऊर्जा तरंगों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1 गामा किरणें, नंबर 2 एक्स किरणें, नंबर 3 जो है परावैंगनी किरणें, नंबर 4 औरक किरणें, नंबर 5 सूक्ष्म किरणें, नंबर 6 रेडियो तरंगें। इसमें दृश्य तरंगें नहीं पाई जाती हैं, विजुअल वेव्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। और आप इसको जो माइक्रोमीटर में देख सकते हैं, गामा, एक्स, परावैंगनी, औरक, सूक्ष्म, रेडियो तरंगें। इसी प्रकार से जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, इसमें जो है कुल 7 रंग पाए जाते हैं। आप इनको देख सकते हैं, परावैंगनी, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, लाल और औरक। तो दृश्य स्पेक्ट्रम में कुल 7 रंग पाए जाते हैं। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की जो अनन्य क्रिया होती है, इसमें हम देखेंगे अंततः संचरित ऊर्जा भूतल पर उपस्थित वस्तुओं के साथ अनन्य क्रिया करती है, जिससे वस्तुओं द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, प्रेषण, परावर्तन व उत्सर्जन होता है। वायुमंडल से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का जो प्रवर्धन है वो कैसे होता है, इसमें देखेंगे। जब भूपृष्ठ वस्तुओं से ऊर्जा परावर्तित होती है तो वह पुनः वायुमंडल में प्रवेश करती है। आप यह जानते हैं कि वायुमंडल में जल, गैस, धूल का आदि व्याप्त है। वस्तुओं द्वारा परावर्तित ऊर्जा इन वायुमंडलीय घटकों के जब संपर्क में आती है तो वह अपने वास्तविक या ऊर्जा प्राप्त विशेषताओं में उसमें परिवर्तन आ जाता है। यद्यप कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व जल कण औरक किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि धूल कणों से नीली किरणों का प्रकीर्णन होता है। अतः ऊर्जा या तो जो अवशोषित हो जाती है या वायुमंडलीय घटक जिसको प्रकीर्ण करते हैं उपग्रहों में विद्यमान संवेदक तक नहीं पहुंच पाते हैं और इन वस्तुओं की विशेषताएं अभिलिखित नहीं हो पाती हैं। अगला बिंदु है संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन। जो संवेदक के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका अभिसूचन कैसे होता है, इसको समझेंगे। ऊर्जा अवलेखित करने वाले जो संवेदक होते हैं 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे उपग्रहों में लगाए गए हैं जिनका कक्षीय परिक्रमण सूर्य तुल्यकालिक होता है, सन साइक्रोनस इंग्लिश में कहते हैं। यह उपग्रह सुदूर संवेदन उपग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के रूप में भारतीय श्रृंखला के जितने भी उपग्रह हैं उन्हें सुदूर संवेदन उपग्रह कहा जाता है। इन उपग्रहों के अतिरिक्त मौसम संबंधी आकलन व संचार के लिए उपग्रह भेजे गए हैं जो भूस्थैतिक उपग्रह कहे जाते हैं। यह उपग्रह इस तरह स्थापित है कि इनका परिभ्रमण कक्ष पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा से समायोजित है। यह उपग्रह अंतरिक्ष से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, जैसे इनसेट जीसस श्रेणी के उपग्रह। भूस्थैतिक व सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों का एक तुलनात्मक अध्ययन बॉक्स नीचे 7.1 चित्र में दिया जा रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। ये दोनों उपग्रहों का तुलनात्मक वर्णन दिया गया है इस बॉक्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊंचाई। तो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों की ऊंचाई 700 से 900 किलोमीटर पर इसको प्रक्षेपित किया जाता है और इसका जो व्याप्त क्षेत्र है 81 अंश उत्तरी अक्षांश से 81 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दिया जाता है। इसकी जो कक्षीय अवधि होती है प्रत्येक दिन 14 कक्षीय चक्कर यह लगाता है और जो इसकी विभेदन क्षमता होती है वो अस्पष्ट है। उसकी विभेदन क्षमता अस्पष्ट है। लाभ इससे क्या है, यह भू संसाधन सर्वेक्षण और प्रबंधन में उपयोगी है। इसके अलावा जो भू-स्थैतिक उपग्रह है वह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। वह ग्लोब के 1/3 भाग को कवर करता है और इसकी क्या अवधि है, कक्षीय 24 घंटे होती है और ये अस्पष्ट होता है। और इसका जो लाभ है वह दूर संचार एवं मौसम की मॉनिटरिंग में बाएं एवं तुल्यकालिक उपग्रह दाएं आपको प्रदर्शित हो रहा है। आप इसमें देख सकते हैं जो ये हल्का व्हाइट दिख रहा है ये उपग्रह भूपथ चिन्ह है और इधर जो है विषुवत रेखा आपको विषुवत दिखाई दे रहा है। यह पृथ्वी का घूर्णन कक्ष है और यह उपग्रह की जो है दिशा दिखाई दे रही है। इधर आप देख सकते हैं सैटेलाइट को जो है प्रक्षेपित किया गया है और ये पृथ्वी है और यह जो है इसके प्रतिबिंब को प्रदर्शित कर रहा है।
आगे जो है प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ एवं आंकिक आंकड़ों का जो अभिसारण कैसे किया गया, जो ऊर्जा से फोटोग्राफ प्राप्त होगा या आंकिक आंकड़े जो प्राप्त होंगे उसका अभिसारण हम कैसे करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। संवेदक एकत्रित ऊर्जा को विद्युतीय क्रिया द्वारा आंकड़ों के रूपों में बिंब में बदल देते हैं। ये आंकिक संख्याएं पंक्ति और स्तंभ में क्रमानुसार व्यवस्थित होते हैं। इन संख्याओं को आंकड़ों से निर्मित प्रतिबिंबों में परिवर्तित किया जा सकता है। पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले उपग्रहों में लगे संवेदक एकत्र किए गए प्रतिबिंब आंकड़ों का संचरण विद्युतीय विधि द्वारा संसार के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए धरातलीय केंद्रों को प्रेषित करते हैं। ऐसा एक केंद्र सूचना प्राप्त भारत में हैदराबाद के निकट साथ में स्थित है, साथ नगर में स्थित है। आंकड़ा उत्पाद के विषयानुरूप सूचना सामग्री को निकालना। तो धरातल पे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनसे हम सूचना को कैसे प्राप्त करेंगे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। धरातल पे स्थित आंकड़ा संग्रहण केंद्रों में संग्रहित बिंबों को प्राप्त करने के पश्चात आंकड़ों के एकत्रीकरण के दौरान हुई त्रुटियों को दूर करने की जो कार्रवाई की जाती है। त्रुटियों को दूर करने के पश्चात शुद्ध आंकिक आंकड़ों बिंब प्रक्रमण तकनीक की सहायता से बिंब का चाक्षुष विधि से विश्लेषण किया जाता है। व्याख्या के पश्चात अलग अलग विषयों के अनुरूप सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसारण। अब हम उन आंकड़ों का अभिसारण मानचित्र एवं सारणी के रूप में करेंगे। तो विश्लेषित सूचनाओं को अंतर विषयी मानचित्रों के अलग अलग रूपों में रेखांकन एवं परिवर्तन किया जाता है। इसमें अतिरिक्त सूचनाओं का मात्रात्मक मापन, विभिन्न आंकड़े सारणियों का निर्माण भी किया जाता है। संवेदक एवं संवेदकों के भेद अगला बिंदु है। तो संवेदक क्या होता है? संवेदक वह युक्ति या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और उन्हें संकेतकों में बदलते हैं तथा उपयुक्त प्रकारों में प्रस्तुत करते हैं। आंकड़ा उत्पाद के आधार पर संवेदकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 फोटोग्राफी, नंबर 2 फोटोग्राफी रहित आंकिक संवेदक। फोटोग्राफी रहित संवेदक किसी भी लक्ष्य के बिंदुओं को एक क्षण विशेष में उद्भासित कर अवलेखित कर लेते हैं। दूसरी ओर फोटोग्राफ रहित संवेदक किसी भी लक्ष्य के प्रतिबिंब को पंक्तिबद्ध पंक्ति प्राप्त करते हैं। ये संवेदक स्कैनर के नाम से जाने जाते हैं। अध्याय 6 में आप कैमरे के प्रकार और उसकी ज्यामिति आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम सुदूर संवेदक के उपग्रहों में प्रयोग किए जाने वाले फोटोग्राफी रहित संवेदकों का ही वर्णन करेंगे। बहुक्रमीय मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, चलिए इसको देखते हैं। सुदूर संवेदन उपग्रहों में मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर संवेदक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये संवेदक इस प्रकार बनाए गए हैं कि दृश्य क्षेत्र पर दृश्य दौड़ाते ही सारी वस्तुओं को चित्रित कर लेते हैं। प्रायः स्कैनर एक प्रकार की ग्रहण प्रणाली है जिसमें एक दर्पण तथा संसूचक लगे होते हैं। बहुक्रमीय क्रमीक्षक को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 विश्वभूम क्रमीक्षक, नंबर 2 पुष्पभूम क्रमीक्षक। तो विश्वभूम क्रमीक्षक को सबसे पहले पढ़ेंगे। विश्वभूम क्रमीक्षक एक घूमने वाला दर्पण और एक मात्र संसूचक लगा होता है। दर्पण इस प्रकार से विन्यासित होता है कि जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो संसूचक स्पेक्ट्रम के दृश्य और अवरक्त क्षेत्रों में बहुत सारे सक्रिय स्पेक्ट्रमी बैंडों में प्रतिबिंब प्राप्त करते हुए दृश्य क्षेत्र में 90 से 120 अंश के मध्य गतिशील होता है। संवेदक का वह पूरा क्षेत्र जहां तक वह पहुंचता है उसे स्कैनर का कुल दृश्य क्षेत्र कहा जाता है। मतलब संवेदक का पूरा क्षेत्र जहां तक वह पहुंचता है उसको क्या कहा जाता है? संवेदक का कुल दृश्य क्षेत्र। पूरे क्षेत्र का एक निरीक्षण के लिए संवेदक का प्रकाशीय सिरा एक निश्चित आयाम का होता है जिसे तात्कालिक दृष्टि कहा जाता है। अब हम विश्वभूम क्रमीक्षक की क्रियाविधि को जानेंगे। तो विश्वभूम क्रमीक्षक इसमें एक संसूचक लगा होता है और यह लेफ्ट और राइट ये सारे बैंड्स दिए गए हैं। आप इन बैंडों को देख सकते हैं। यह लेफ्ट और राइट जो है लेफ्ट राइट इसको करता है। आगे आप देखेंगे पुष्पभूम क्रमीक्षक। पुष्पभूम क्रमीक्षक बहुत सारे संसूचकों पर आधारित होता है जिनकी संख्या विभेदन के कार्य क्षेत्रीय विभेदन में विभाजित करने से प्राप्त संख्या के समान होती है। उदाहरण 7.8 में आप फ्रांस के सुदूर संवेदन उपग्रह स्पाट में लगे उच्च विभेदन दृश्य विकिरण मापी संवेदक का कार्य क्षेत्र 60 मिलीमीटर है तथा उसका क्षेत्रीय विभेदन 20 मीटर है। अगर हम
60 किलोमीटर को अथवा 6000 मीटर को 20 मीटर से विभाजित कर दें तो हमें 3000 का आंकड़ा प्राप्त होगा। अर्थात इस पाठ में लगे HRI फर्स्ट संवेदक में 3000 संसूचक लगाए गए हैं। पुष्प भ्रूण स्कैनर में सभी डिटेक्टर पंक्ति में क्रमबद्ध होते हैं। प्रत्येक डिटेक्टर पृथ्वी के अधोबिंद दृश्य पर 20 मीटर के आयाम वाली परावर्तित ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। हमें अब पुष्प भ्रूण क्रमवीक्षक की कार्यप्रणाली को देखेंगे। तो यह जो पुष्प भ्रूण क्रमवीक्षक है और इसमें बहुत सारे बैंड्स लगे हैं। यह जो है एक झाड़ू के आकार का होता है और यह आगे और पीछे स्कैन करता है। यह क्रमवीक्षक की दिशा है, यह आगे पीछे स्कैन करता है। आगे देखेंगे उपग्रहों की जो विभेदन क्षमता होती है। सुदूर संवेदक उपग्रहों में सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पूर्व निर्धारित समय अंतराल पर आंकड़ों का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं जिसे सामयिक विभेदन कहा जाता है। चित्र 7.9 में हिमालय पर्वत के एक ही स्थान के दो भिन्न भिन्न समय के प्रतिबिंबों को दर्शाया गया है, जिसकी सहायता से हम इस क्षेत्र में वनस्पति के प्रकार में होने वाले अंतर का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये IRS उपग्रह द्वारा मई और नवंबर के महीने में एक ही स्थान के दो अलग अलग चित्र हैं, अलग अलग समय के चित्र हैं। इसमें देख सकते हैं कि जो बाएं वाला चित्र है मई के महीने में लिया गया है और जो दाएं वाला चित्र है यह नवंबर के महीने में लिया गया है। यह हिमालय के ऊपरी मैदान का चित्र है। प्रतिबिंब वनस्पति के प्रकार में अंतर को दर्शा रहे हैं। मई के प्रतिबिंब में लाल धब्बे समुदारी वन को दर्शाते हैं। जो लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये क्या दर्शाते हैं? ये मई वाला है, तो इसमें जो है समुदारी वन को दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो नवंबर महीने में प्रतिबिंब है लाल धब्बे, यह जो पर्णपाती वनों को दर्शाते हैं। और जो हल्के लाल है वो जो है फसलों के रंग को दर्शा रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि उदाहरण 7.10 का और खा है जो हिंद महासागर में सुनामी के आने के पहले और सुनामी के आने के बाद की तस्वीरों को प्रस्तुत कर रहे हैं। जून 2004 में प्राप्त इंडोनेशिया के बंडा असो नामक स्थान की तस्वीरें शांत स्थल रूप को दर्शाता है, जबकि सुनामी के तुरंत बाद की तस्वीर भी उससे हानि को दर्शाती है। तो इस तस्वीरों को हम देखेंगे। ये देखिए सुनामी आने से पहले हरा हरा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है और इसके बाद जो है यह दिसंबर 2004 में सुनामी के पश्चात यह वीरान क्षेत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सब सुदूर संवेदन तकनीक से किया गया है। आगे देखेंगे 5वां बिंदु है संवेदन विभेदन। सुदूर संवेदन धरातली वर्णक्रमीय विकिरण मिति युक्त होते हैं जो विभिन्न धरातलीय अवस्थाओं से संबंधित उपयोगी जानकारी का विश्लेषण संभव बनाते हैं। धरातली विभेदन आपने यह देखा होगा कि कुछ व्यक्ति किताब या अखबार पढ़ते समय चश्मा लगाते हैं। आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके आंखों के अक्षर पहचानने की क्षमता होती है वह कम होती है और चश्मे के प्रयोग से उनके अक्षर पहचानने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को सुदूर संवेदन कह सकते हैं या सुदूर संवेदन में धरातली विभेदन की प्रक्रिया से संबंधित है। वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम विभेदन यह विद्युतीय चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में संवेदक के अवलेखन क्षमता से संबंधित है। मल्टी स्पेक्ट्रल चित्रों की प्राप्ति के लिए ऐसे उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं जो संवेदक द्वारा प्राप्त ऊर्जा का प्रकीर्णन करते हैं। इस पृथक ऊर्जा का निश्चित स्पेक्ट्रल रेंज में अवलेखन करते हैं, जैसे कि प्रकाश तरंगों के प्रकीर्णन से इंद्रधनुष बनता है। आगे देखेंगे रेडियोमेट्रिक विभेदन। तो यह संवेदक की दो भिन्न लक्ष्यों की भिन्नता को पहचानने की एक क्षमता है रेडियोमेट्रिक विभेदन। जितना रेडियोमेट्रिक विभेदन अधिक होगा विकिरण का अंतर उतना ही कम होगा, जिससे दो लक्ष्य क्षेत्रों के मध्य के अंतर को जाना जा सकता है। आंकड़ा उत्पाद संसूचन व अवलेखन की प्रक्रिया के आधार पर संवेदन आंकड़ा उत्पाद को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 फोटोग्राफिक प्रतिबिंब। तो फोटोग्राफिक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में 4 भिन्न प्रकार के इमल्सन वाली फोटोफिल्म ग्राफ में प्रयोग की जाती है। यह श्याम श्वेत, रंगीन, श्याम श्वेत आवरक तथा रंगीन आवरक होती है। प्रायः हवाई फोटोग्राफी के अंतर्गत श्वेत श्याम फिल्मों का ही प्रयोग किया जाता है।
दूसरा है अंकीय प्रतिबिंब। तो अंकीय प्रतिबिंब वो होते हैं जो अलग अलग पिक्चर तत्वों के मेल से बनते हैं, इनको पिक्सल कहा जाता है। इमेज में हर पिक्सल का एक अंकीय मान होता है, हर इमेज का एक अंकीय मान होता है पिक्सल का, जो धरातल के दो बिंब को इंगित करता है। अंकीय मानों को अंकीय नंबर या डिजिटल नंबर के नाम से जाना जाता है। एक डिजिटल नंबर एक पिक्सल के विकिरण मान का औसत होता है। यह मान संवेदक द्वारा प्राप्त विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित है। इसकी गहनता का स्तर इसके प्रकाश को व्यक्त करता है। आगे हम इसको देखेंगे। अंकीय प्रतिबिंब और उसके पिक्सल को दर्शा रहा है। यह सारे जो है अंकीय प्रतिबिंब है और ये जो है इसके पिक्सल को दर्शा रहा है। यह भाग माया और जो है दाहिने तरफ इससे संबंधित अंकीय जो है संख्याएं दी गई हैं। आगे उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों का निर्वचन। तो उपग्रह संवेदकों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी भूपृष्ठीय घटना एवं वस्तुओं के आकार व प्रतिरूप संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, विभिन्न प्रकार के संवेदक फोटोग्राफिक डिजिटल आंकड़े उत्पाद प्राप्त करते हैं। अतः इन घटनाओं की गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की विशेषताएं चाक्षुष निर्वचन अथवा अंकीय प्रतिबिंब प्रक्रमण तकनीक द्वारा प्राप्त की जाती हैं। प्रतिबिंब निर्वचन के तत्व हम अक्सर वस्तुओं की पहचान उनके आकार, प्रतिरूप, स्थिति, अन्य वस्तुओं के संबंध के आधार पर करते हैं। वस्तुओं की विशेषताएं बिंब व्याख्या के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। हम पुनः बिंब व्याख्या हेतु वस्तुओं की विशेषताओं को दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहला बिंब संबंधी विशेषताएं, दूसरा धरातलीय विशेषताएं। बिंब की विशेषताओं में आभा, रंग व आकार, गठन, छाया आदि को सम्मिलित किया जाता है और दूसरी तरफ धरातलीय विशेषताओं में अवस्थित अन्य वस्तुओं का संदर्भ या संचर संबंध सम्मिलित किया जाता है। तो देखेंगे कि आभा और रंग क्या होता है। तो समस्त वस्तुएं स्पेक्ट्रम के सभी भागों से ऊर्जा प्राप्त करती हैं, ग्रहण करती हैं। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा धरातल से अंतःक्रिया करती है, जिससे ऊर्जा का अवशोषण, परावर्तन तथा प्रेषण होता है। संवेदक द्वारा अभिलिखित ऊर्जा की वह मात्रा जो धरातलीय पदार्थों द्वारा प्रतिबिंबित की जाती है, विभिन्न आभाओं एवं रंगों में दिखाई देती है। इसको हम देखेंगे तो भूपृष्ठ के कुछ लक्षण दिए गए हैं और उनको किन रंगों से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले स्वस्थ वनस्पति क्षेत्र होता है जो है उसको उसमें कुछ दिए गए सदाबहार वन तो लाल मैजेंटा रंग से दिखाया जाएगा, पर्णपाती रंग को भूरे लाल रंग से दिखाया जाएगा और कुंज को जो है लाल धब्बों सहित हल्के भूरे रंग से प्रदर्शित किया जाएगा। सस्य भूमि को चमकीला लाल रंग से दिखाया जाएगा, पार्टी भूमि को हल्के नीले सफेद रंग से प्रदर्शित किया जाएगा। जलाशयी जो भाग है जैसे स्वच्छ जल को गहरे नीले काले रंग से दिखाया जाएगा, आवेल जो जलाशय है उसको हल्के नीले रंग से दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से जो निर्मित क्षेत्र हैं उनको उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को गहरे नीले रंग से हरे रंग और निम्न घनत्व वाले हल्के नीले रंग से प्रदर्शित किया जाएगा। आगे गठन, तो गठन का आशा रंग सामंजस्य और आभा से लगाया जाता है, जिसके बिना वस्तु को पहचान पाना कठिन होता है। बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां, कूड़ा करकट तथा अपशिष्ट पदार्थ, फसलें, झाड़ीनुमा वनस्पति स्थूल गठन, जबकि सदाहरित जो वन होता है उसका समतल गठन को दर्शाता है। आगे हम आकार में चर्चा करेंगे। तो मापनी तथा प्रदर्शित मापनी तथा प्रतिबिंब वस्तु को उचित आकार प्रदान करते हैं। औद्योगिक संकुल, आवासीय बस्तियां, खेल परिसर अपने आकार और पदाक्रम से पहचाने जाते हैं। आकृति वस्तु के रूप या आकृति के पहचानने का साधन है, जैसे संसद भवन, कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, मंदिर, मस्जिद आदि को उनकी आकृतियों के द्वारा सुगमता से पहचाना जा सकता है। अगला है छाया। सूर्य के प्रकाश किरण के कोण से किसी वस्तु की परछाई उत्पन्न होती है। छाया के अभाव में कुछ वस्तुओं को पहचान पाना कठिन होता है। मस्जिद, मीनारे, बुर्ज, पानी की टंकियां, विद्युत टेलीफोन के पोल छाया द्वारा ही पहचाने जाते हैं। प्रतिरूप, कुछ वस्तुओं को उनके प्रतिरूप से पहचाना जाता है, जैसे ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां, वन, रोपड़, कृषि, अफवाह और उनके प्रतिरूपों से पहचाने जाते हैं। अगला है सहचर्य। वस्तुओं की भौगोलिक स्थिति, उनका निकटवर्ती वस्तुओं से जुड़ाव, उनका सहचर्य कहते हैं। शिक्षण संस्था, खेल का मैदान, आवास, पार्क, स्टेडियम, औद्योगिक क्षेत्र तथा सड़कें इसी प्रकार का सहचर्य बनाते हैं। तो बच्चों आपने आज क्या सीखा
आपने सुदूर संवेदन का क्या क्या उपयोग है, और अगला है सूर्य तुल्यकालिक और बृहद स्थितिक उपग्रहों के बारे में आप लोगों ने जाना, और विश्वग्रोम तथा कुसुम अन्वेषण के बारे में आप लोगों ने जाना। अगला प्रतिबिंब निरोधन के विभिन्न तत्वों के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किए, और अगला है सुदूर संवेदन से प्राप्त छाया चित्रों के बारे में आप लोगों ने जाना। तो अब मैं आप लोगों को गृहकार्य दूंगा, तो आप लोग देखेंगे कि पहला प्रश्न जो है सुदूर संवेदन की अन्य पारंपरिक विधियों से बेहतर तकनीक है क्यों। दूसरा प्रश्न है दृश्य स्पेक्ट्रम वर्णक्रम में पाए जाने वाले रंगों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है दूर संवेदन के कौन कौन से प्रमुख माध्यम है। अगला प्रश्न है चौथा पुष्परूप अन्वेषण की कार्यप्रणाली को संक्षेप में वर्णन करें। तो आज का चैप्टर यही समाप्त होता है, अगले चैप्टर में पुनः मिलेंगे।